हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूं। आज मैं आप लोगों से मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में फिर से चर्चा करूंगी। पिछले वीडियो में मैंने 18 तीर्थ क्या थे, उनका क्या कार्य था, इसके विषय में चर्चा किया था। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से अन्य जितने पक्ष रहे थे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के, उसके विषय में आज के इस वीडियो में चर्चा करूंगी। आप सभी प्लीज़ मेरे जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, ताकि जो है आपको जैसे मैं अपने वीडियोस अपलोड करूं आप सभी के पास उसके नोटिफिकेशन पहुंच जाएं। और जितने मेरे वीडियोस हैं मैं उम्मीद करती हूं कि उससे आप सभी को अपनी एग्जाम्स की तैयारी में लाभ भी प्राप्त होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मौर्यन एम्पायर था वो भारत का सबसे प्राचीन साम्राज्य में से एक रहा है, और इसके सबसे प्राचीन साम्राज्य होने के बावजूद जिस प्रकार से एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक प्रणाली की नींव रखी जा सकी थी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान चाणक्य का रहा था। और इसके विषय में हमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो है वह चाणक्य के लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। पिछले वीडियो में मैंने जो मौर्यन प्रशासन के अधीन जितने भी 18 डिपार्टमेंट्स रहे थे उनके विषय में और उनके कार्यों के विषय में चर्चा किया था आप लोगों से। आज के इस वीडियो में अन्य जितने भी इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स रहे थे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के, उसके विषय में आज के इस वीडियो में आप लोगों से चर्चा करूंगी। यहाँ पे यदि हम बात करें मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में, तो जो ये अध्यक्ष का जो पद रहा था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसके अधीन ही हम देखते हैं कि जितने इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो था इसके अधीन ही कार्य करता था। अब यहाँ पे एक एक करके कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो अध्यक्ष रहे थे और उनके अधीन कौन सा विभाग रहा था और किस प्रकार से उनका कार्य रहा था, इसके विषय में आगे आप लोगों से चर्चा यहाँ पे करूंगे। चाणक्य के अर्थशास्त्र में अध्यक्ष जैसे उच्च श्रेणी के अधिकारियों का वर्णन प्राप्त होता है। इस अध्यक्ष को 1000 पन वार्षिक वेतन प्राप्त होता था। पन 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का हुआ करता था। अब यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट जो अध्यक्ष पद पे रहे थे और ये कौन कौन से, यदि उनकी हम चर्चा करें तो इनमें जो हम देखते हैं कि पन्याध्यक्ष थे, इसका कार्य था कि ये वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था और इन्हीं के संबंधित जितने कार्य होते थे उसकी देखरेख किया करता था। नेक्स्ट यहाँ पे जो राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था उन्हें हम सीताध्यक्ष के नाम से जानते हैं। सूरा विभाग के अध्यक्ष को हम सूराध्यक्ष के नाम से जानते हैं। बूचड़ खाने के अध्यक्ष को सुनाध्यक्ष कहा जाता था, और गणिकाओं का जो अध्यक्ष था उन्हें हम गणिकाध्यक्ष के नाम से जानते हैं। इसके विषय में मैं आगे आप लोगों से चर्चा करूंगी कि किस प्रकार से जो गणिकाएं थी उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा था प्रशासनिक तंत्र में मौर्य साम्राज्य के अधीन। यहाँ पे यदि अकराध्यक्ष के विषय में बात किया जाए तो ये खानों के अध्यक्ष को अकराध्यक्ष कहा जाता था। कोष्ठागाराध्यक्ष जो था वह कोष्ठागार का अध्यक्ष होता था। कुप्याध्यक्ष वन विभाग का अध्यक्ष था। आयुधागाराध्यक्ष जो था वह अस्त्र शस्त्र विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। शुल्काध्यक्ष राजकीय शुल्क वसूल करने वाला अधिकारी होता था। सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष था। लोहाध्यक्ष धातु विभाग का अध्यक्ष था। लक्षणाध्यक्ष छपाई खाने विभाग का अध्यक्ष को कहा जाता था। स्वर्णाध्यक्ष स्वर्ण विभाग का अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि आगे और हम चर्चा करें अध्यक्ष के पद के विषय में, तो हम देखते हैं कि जो गोध्यक्ष है वो पशुधन विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। विविताध्यक्ष चारागाह का अध्यक्ष। मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। नवाध्यक्ष जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष था। पटनाध्यक्ष बंदरगाह का अध्यक्ष। संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष हुआ करता था। देवताध्यक्ष धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष, और भंडाराध्यक्ष जो था वो भंडारगार का अध्यक्ष हुआ करता था। अब यहाँ पे जो एग्जाम से रिलेटेड यदि यहाँ पे हम बात करें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनमें जो है याद रखने योग्य है विविताध्यक्ष, इससे संबंधित क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो पासपोर्ट विभाग है जिसे हम मुद्राध्यक्ष के नाम से जानते हैं। जहाज रानी विभाग, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में। पटनाध्यक्ष से भी रिलेटेड, क्योंकि उस समय व्यापार में भी हम देखते हैं कि मौर्यन साम्राज्य के अधीन जो है बढ़ोतरी हुई थी, तो जो बंदरगाहों का निर्माण हुआ था और इसके नियंत्रण के लिए जिस अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी, इससे संबंधित भी क्वेश्चंस होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है भंडारा अध्यक्ष जो है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं।
और अधिक यदि हम अध्यक्ष के पदों के विषय में बात करें तो इनमें मानाध्यक्ष भी जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये काल और दूरी मापने का अध्यक्ष हुआ करता था। अक्षपटलाध्यक्ष लेखा विभाग का अध्यक्ष था। बंध्यागाराध्यक्ष जो था वो बंदी गृह का अध्यक्ष हुआ करता था। लवणाध्यक्ष नमक विभाग का अध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष घोड़ों का अध्यक्ष और हस्ताध्यक्ष हाथियों का अध्यक्ष हुआ करता था। अब यहाँ पे यदि एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम देखते हैं कि कई वर्षों से पूछे जाते हैं। जैसे अक्षपटलाध्यक्ष जो है इसके विषय में, बंध्यागाराध्यक्ष तथा लवणाध्यक्ष, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में हम देखते हैं कि ये पूछे जाते हैं कि कौन से विभाग के अध्यक्ष ये रहे थे और इनका क्या कार्य होता था। अब आगे यदि हम चर्चा करें मौर्यकालीन जो राजस्व प्रणाली रही थी उसके विषय में, तो ये समझा जा सकता है क्योंकि उस समय मौर्य साम्राज्य जो था वो नवनिर्मित साम्राज्य रहा था और इसका बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रहा था, हम कह सकते हैं, मौर्य प्रशासनिक प्रणाली में, क्योंकि मौर्य काल में विशाल साम्राज्य की स्थापना की गई थी तथा एक विशाल सैनिक व्यवस्था कायम भी की गई थी और इसके लिए एक सशक्त राजस्व प्रशासनिक व्यवस्था का आवश्यकता भी समझा गया था। और जिसके लिए हम देखते हैं कि इन प्रमुख स्रोतों के आधार पे कहा जा सकता है कि राजस्व जो प्रणाली रही थी उसे मजबूती प्रदान करने का कार्य किया गया था। अब यहाँ पे एक एक करके यदि इसकी हम चर्चा करें कि कौन कौन से प्रमुख स्रोत रहे थे, तो उनमें हम देखते हैं कि दुर्ग जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा था, क्योंकि राजस्व के इस स्रोत के अंतर्गत चुंगी, शराब, वस्त्र उद्योग, जुर्माना, जेल खाना, गणिका, कारीगर से प्राप्त राजस्व को रखा गया था। इसी प्रकार से राष्ट्र के विषय में यदि हम बात करें तो राजस्व के स्रोत का तात्पर्य भूमि कर, सड़कों, चारागाहों तथा बंदरगाहों से प्राप्त राजस्व था। खान के विषय में यदि बात की जाए तो राजस्व के स्रोत के अंतर्गत खनिज पदार्थों तथा कारखानों से प्राप्त आय को रखा गया था। सेतु जो था ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहा था स्रोत के मामले में, या हम कह सकते हैं जिससे धन बहुत अधिक प्राप्त होता था साम्राज्य को। तो राजस्व के स्रोत का तात्पर्य था बगीचों से प्राप्त आय। वज्र जो है वह राजस्व के स्रोत में मवेशियों से प्राप्त आय को रखा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे जो वणिक पथ था वो राजस्व के स्रोत में स्थल मार्ग और जल मार्ग के उपयोग के परिणाम स्वरूप प्राप्त आय को रखा गया था। और राजस्व व्यवस्था के यदि प्राण के जो प्रधान रहे थे, यदि उसके विषय में हम बात करें तो इसे हम समाहर्ता के नाम से जानते हैं, जो अन्य अधिकारियों की सहायता से राजस्व एकत्रित करता था। राजकीय कोष की देखभाल के लिए सनिधाता नाम के अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। अब यहाँ पे यदि हम बात करें एग्जाम्स के कॉन्टेक्स्ट में कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तथ्य जो आपको याद रखने हैं, तो सबसे पहला यहाँ पे दुर्ग, सेकंड है राष्ट्र, थर्ड सेतु और फोर्थली यहाँ पे वणिक पथ। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, समाहर्ता और सनिधाता, कि ये किस जो विभाग की देखरेख करते थे और इनका क्या कार्य होता था, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जाम में होते हैं। और अधिक यदि हम चर्चा करें मौर्यकालीन राजस्व प्रशासन व्यवस्था के विषय में, तो सीता नामक जो है ये कर भी वसूला जाता था और राजकीय भूमि से प्राप्त ये आय हुआ करता था। प्रणय एक आपातकालीन कर था। हिरण्य यह एक नगद कर हुआ करता था। उदक भाग सिंचाई कर था। पिंड कर पूरे गांव से सामूहिक रूप से वसूल किए जाने वाले कर को कहा जाता था। देवमातृका वर्षा पर निर्भर भूमि को कहा जाता था और अदेव मातृका सिंचाई पर निर्भर भूमि को कहा जाता था। अब यहाँ पे यदि एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो जो जो आपको याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, फर्स्ट हो गया यहाँ पे सीता, सेकंड प्रणय, थर्ड हिरण्य और फोर्थली यहाँ पे उदक भाग। इनसे हम देखते हैं कि रिलेटेड जो है एग्जाम्स में क्वेश्चंस होते हैं। राज्य के आय के विषय में यदि बात की जाए कि उसका प्रमुख स्रोत क्या रहा था, तो ये प्रमुख स्रोत जो था आय का वह भूमि कर रहा था। यह उपज का 1/6 भाग हुआ करता था। अशोक ने लुम्बिनी में उपज का 1/8 भाग भू राजस्व के रूप में लिया था। भूमि कर को भाग कहा जाता था। आयात कर को प्रवेश्य कहा जाता था
और निर्यात कर को निष्क्राम्य कहा जाता था। अब यहाँ पे यदि एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो ये सारे ही तथ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये अशोक के द्वारा जो लुम्बिनी से 1/8 भाग जो लिया जाता था भू राजस्व से, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं कि अशोक जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी रहा था और साथ ही साथ उसके प्रचार में भी इसका योगदान रहा था। और इसी कारण क्योंकि लुम्बिनी जो है वो गौतम बुद्ध के साथ रिलेटेड है, इसीलिए यहाँ से जो है उपज का 1/8 भाग कर के रूप में वसूला जाता था। इसके साथ ही साथ जो एग्जाम्स में क्वेश्चन होते हैं ये है आपका कि उपज का कितना भाग जो है वो कर के रूप में लिया जाता था, और यहाँ पे प्रवेश्य और निष्क्राम्य इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में। तो ये जितने भी यहाँ तथ्य हैं इस स्लाइड में ये आपको याद रखने हैं एग्जाम्स की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए। चुंगी कर के विषय में यदि बात की जाए तो ये 3 प्रकार का था। 5% तौल पर बेची जाने वाली वस्तु पर, 6.25% माप कर बेची जाने वाली वस्तु पर, और 9.08% गिन कर बेचे जाने वाली वस्तु पर जो है ये वसूला जाता था। अब क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो है मौर्य साम्राज्य के अधीन जो है साम्राज्य बहुत विस्तृत रहा था, तो इतने बड़े साम्राज्य को नियंत्रित करने के लिए तथा यहाँ पे शांति बहाली के लिए न्यायिक और पुलिस विभाग पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया था। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत न्यायिक प्रशासन में राजा सर्वोपरि होता था तथा सभी प्रमुख और गंभीर मामलों का निष्पादन तथा उन पर फैसला राजा के द्वारा लिया जाता था और वही अंतिम हुआ करता था। कौटिल्य के द्वारा 2 प्रकार के न्यायालयों का वर्णन किया गया है। जो सिविल विवाद के लिए धर्मस्थीय इस न्यायालय का जो प्रधान होता था उसे हम प्रदेष्टा के नाम से जानते हैं, तथा आपराधिक मामलों के लिए कंटक शोधन इस न्यायालय के प्रधान को हम प्रादेशिक के नाम से जानते हैं। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत न्याय व्यवस्था काफी कठोर रही थी और मृत्युदंड, अंग विच्छेद, जुर्माना, कारावास जैसी सजा इन्हें दी जाती थी। जो कारागार का जो पदाधिकारी होता था उसे हम बंधनगाराध्यक्ष के नाम से जानते हैं। पुलिस के हिरासत के अध्यक्ष को हम चरक के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पे ये धर्मस्थीय इसके जो प्रधान थे उसे हम प्रदेष्टा के नाम से जानते हैं। कंटक शोधन तथा इसके प्रधान को हम प्रादेशिक नाम से जानते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम्स में होते हैं। और अधिक यदि चर्चा की जाए न्यायिक और पुलिस विभाग के विषय में तो कौटिल्य के द्वारा हमें यहाँ पे ये जो जानकारी प्राप्त होती है कि 3 प्रकार के अर्थदंड का वर्णन जो है हमें अर्थशास्त्र में प्राप्त होता है। पूर्व साहस दंड जिसमें दंड स्वरूप 48 से 96 पन तक वसूल किया जाता था। मध्यम साहस दंड जिसमें 200 से 500 तक का जुर्माना जो है वो वसूला जाता था। उत्तम साहस दंड जिसमें 500 से लेकर 1000 पन तक के जुर्माने के रूप में लिया जाता था। कौटिल्य के द्वारा कानून के संदर्भ में 4 स्रोतों का वर्णन किया गया है। धर्म जिसका तात्पर्य पवित्र कानून से था, विग्रह जिसका तात्पर्य उपयोग से था, चरित्रम जिसका तात्पर्य रीति रिवाज और संस्कारों से था, और राजसना जिसका तात्पर्य राजकीय उद्घोषणा से था। अब यहाँ पे यदि हम गुप्तचर विभाग के विषय में यदि चर्चा करें तो ये बहुत ही प्रभावशाली विभाग रहा था, क्योंकि अर्थशास्त्र के द्वारा भी हमें यह जानकारी मिलती है कि गुप्तचर विभाग को चलाने में विशेष ध्यान जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के द्वारा जो है दिया गया था, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए गुप्तचर विभाग का एफिशिएंट होना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके लिए जो कार्य किए गए थे अब इसकी चर्चा मैं आप लोगों से यहाँ पे आगे करूंगी। एक प्रभावशाली गुप्तचर विभाग की व्यवस्था की गई थी और गुप्तचर विभाग का जो अमात्य के अधीन हुआ करता था, जिसे हम महामात्याप सर्प के नाम से जानते हैं। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गुण पुरुष कह के भी संबोधित किया जाता था। गुप्तचर विभाग में ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था जो चारित्रिक शुद्धता और निष्ठता की परीक्षा में सफल होते थे। पूरा मौर्य साम्राज्य में गुप्तचरों का जाल सा बिछाया गया था तथा यह गुप्तचरों
अनेक प्रकार के रूप धारण कर साम्राज्य में विचरण किया करते थे तथा प्रतिदिन अपने भ्रमण से प्राप्त सूचनाएं सम्राट को दिया करते थे। इनके द्वारा पदाधिकारियों की गतिविधियों पर भी नजर रखा जाता था। अब यहाँ पे यदि एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो यहाँ पे जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे गुड़ पुरुष के विषय में, और दूसरा कि महामात्य सर्प जो था उसका क्या कार्य होता था, इससे रिलेटेड भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अधिक यहाँ पे यदि चर्चा की जाए गुप्तचर विभाग के विषय में तो अर्थशास्त्र में हमें दो प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है। पहला संस्था जो एक ही स्थान पर रहकर गुप्तचर का कार्य किया करता था, दूसरा संचारा जो विभिन्न स्थानों में भ्रमण कर गुप्तचर का कार्य किया करता था। इन गुप्तचरों की सहायता से सम्राट 18 तीर्थों पर निगरानी रखा करते थे। उल्लेखनीय है कि गुप्तचरों में पुरुषों के अतिरिक्त स्त्रियों को भी नियुक्त किया जाता था। अर्थशास्त्र में इस बात का उल्लेख है कि गणिकाएं भी गुप्तचरों के पदों पर नियुक्त की जाती थी। गुप्तचर यदि कोई गलत सूचना देते थे तो उन्हें उनके पद से मुक्त कर दिया जाता था तथा साथ ही साथ दंडित भी किया जाता था। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी कहा कि गुप्तचर विभाग जो है ये बहुत ही एफिशिएंट रहा था मौर्य साम्राज्य के अधीन, और एफिशिएंसी के साथ हम देखते हैं कि कुछ विशेषताएं भी रही थी गुप्तचर विभाग में। एक तो यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि बहुत अधिक इसको शक्तिशाली या मजबूत जो है बनाने का कार्य किया गया था इस विभाग को, और महिलाओं को भी इसमें जो है इंक्लूड किया गया था एज अ गुप्तचर, ये भी हमें जानकारी मिलती है। जैसे यहाँ पे गणिकाओं को नियुक्त करना ये बताता है क्योंकि ये जो है सभी वर्ग के पुरुषों के संपर्क में रहा करती थी, जिस वजह से इनको जो है गुप्तचरों के पद पर नियुक्ति इनकी की जाती थी। साथ ही साथ जो एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में यदि हम बात करें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फैक्ट्स, तो यहाँ जो संस्था है और दूसरा संचारा, इसके विषय में हम देखते हैं कि लगातार क्वेश्चंस एग्जाम्स में होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे यदि सैन्य प्रबंधन के विषय में बात की जाए तो मौर्य साम्राज्य के अधीन एक विशाल सेना थी। इस सेना के प्रशासन के लिए मेगास्थनीज ने यह स्पष्ट किया है कि सेना को विभिन्न शाखाओं में बांट दिया गया था, जैसे कि पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी, रथ, यातायात और नौसेना। प्रत्येक विभाग एक सेनाध्यक्ष के अधीन हुआ करता था। कौटिल्य के द्वारा एक चिकित्सा सेवा विभाग का भी वर्णन किया गया है। सेना के अधिकारियों और सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था। एक अलग विभाग विभिन्न प्रकार की युद्ध सामग्री और हथियारों के उत्पादन और रख रखाव की व्यवस्था करता था, जिसके प्रमुख अधिकारी को अयुधगाराध्यक्ष कहा जाता था। सैनिक प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी अंतपाल कहलाता था। अब यहाँ पे यदि हम बात करें एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में जो आपको याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो ये अयुधगाराध्यक्ष और दूसरा अंतपाल। और अधिक यदि चर्चा की जाए सैन्य प्रबंधन के विषय में तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सेना के प्रबंध के लिए 6 समितियों का निर्माण किया गया था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। प्रथम समिति जल सेना की व्यवस्था करती थी। दूसरी समिति सामग्री, यातायात एवं रसद की व्यवस्था के संदर्भ को देखती थी। तीसरी समिति पैदल सैनिकों से संबंधित कार्यों की देखरेख किया करता था। चौथी समिति अश्वरोहियों की सेना की व्यवस्था की देखरेख करता था। पांचवी समिति गज सेना की व्यवस्था की देखरेख करता था और जो छठी समिति थी वह रथों की सेना की व्यवस्था किया करती थी। तो यहाँ पे जो एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में यदि बात की जाए तो जो आपको याद रखना है वो ये है कि कितनी समितियां थीं जो सैन्य प्रबंधन के कार्य की देखरेख करता था। तो यहाँ पे ये 6 समितियां हैं और हर एक समिति का कौन सा कार्य होता था और किसकी व्यवस्था इसके अधीन होती थी, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सेनापति के विषय में यदि बात की जाए तो युद्ध विभाग का जो प्रमुख अधिकारी था उसे हम सेनापति के नाम से जानते हैं और साथ ही साथ वह मंत्रिन का भी सदस्य हुआ करता था। सेनापति को 48,000 वार्षिक जो है पन वेतन के रूप में प्राप्त होता था। सेना के सेनापति के अधीन अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना और पैदल सेना के अध्यक्ष हुआ करते थे, जिन्हें 8,000 पन वार्षिक वेतन प्राप्त होता था। साथ ही साथ यहाँ पे यदि हम देखें नायक के विषय में यदि हम बात करें तो युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालन नायक के द्वारा किया जाता था, जिसे 12,000
156 वार्षिक वेतन प्राप्त हुआ करता था। नौसेना में नवाध्यक्ष प्रमुख अधिकारी होता था, जो युद्ध पोतों और व्यापारिक पोतों का अध्यक्ष भी हुआ करता था, तथा अंतपाल दुर्गों के अध्यक्ष हुआ करता था। अब यहाँ पे यदि इससे हम बात करें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने एग्जाम्स के विषय में यदि बात की जाए तो ये नायक के विषय में कौन सा प्रधान अधिकारी होता था सैन्य विभाग का, और साथ ही साथ जो है नवाध्यक्ष का क्या कार्य होता था, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में होते हैं, तथा दुर्गों के जो अध्यक्ष थे उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, इससे भी रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थशास्त्र के विषय में यदि हम बात करें तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये प्रमुख स्रोत है प्रशासनिक तंत्र के विषय में मौर्य साम्राज्य के अधीन जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो अर्थशास्त्र से जो है हमें निम्न सैनिकों के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है, जिनमें मोरेन है, जिसे हम आनुवंशिक सैनिक के नाम से जानते हैं, श्रेणी बल निगमों द्वारा दिए गए सैनिक को कहा जाता था, और अटवी बल जो था वो गुरिल्ला सैनिकों को कहा जाता था। इसी के साथ अपने इस चर्चा को, जो मौर्यन साम्राज्य से रिलेटेड है और इसके प्रशासनिक तंत्र से संबंधित है यह वीडियो, इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें, तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।